जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गणित विषय गुरुकुल में। आज के टाइटल और थंबनेल से आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आ गया है कि किस टॉपिक पे आज हम प्रकाश डालने वाले। हाँ विद्यार्थियों, हम लोग वो मिस्टेक्स के बारे में समझेंगे, या ऐसी कौन सी मिस्टेक्स है जो आप लोग कर बैठते हैं और आपका एग्जामिनेशन में आपका प्रॉपर आपकी एग्जामिनेशन सही तरीके से नहीं जाती है, या फिर आपका कोई पेपर बिगड़ जाता है, या फिर आपको एग्जामिनेशन में स्ट्रेस आ जाता है, या फिर आप देखिए कि आपके जो रिजल्ट है एज एक्सपेक्ट जो आप लोगों ने सोचा था कि मुझे इस तरीके से रिजल्ट आना चाहिए, वो रिजल्ट आप लोगों का नहीं आता है। तो ऐसी मिस्टेक्स हम लोग आज अवॉइड करेंगे। ऐसी मिस्टेक्स के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग रिलेट कर पाएंगे। जब भी मैं यहाँ पे आपको वो मिस्टेक्स बताऊंगा तो आप रिलेट जरूर कर पाएंगे कि हाँ अरे मैंने ये मिस्टेक करी है जो मुझे नहीं करना है। तो आज के वीडियो में आप लोग यही सीखेंगे विद्यार्थियों, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस में बनाते रहता हूँ, बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट आते रहता है मुझे कि सर आप एक वीडियो ऐसा बनाइए जिसमें हम लोग कुछ मिस्टेक्स जो हमारी एग्जामिनेशन में हो जाती है, या फिर हम लोग पेपर तो बहुत अच्छा देकर आते हैं, पेपर में हम कॉन्फिडेंस से जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मार्क्स नहीं आते, फिर या फिर पेपर बिगड़ जाता है। बहुत सारे टॉपिक्स है जो कवर करने लायक है, लेकिन आज जो मैं समझ पाया हूँ, मेरे विद्यार्थियों की जो क्वेरीज आ रही है उनसे मैं जो समझ पाया हूँ वो ये है कि कुछ मिस्टेक्स है जो हम लोगों से हो जाती है जाने अनजाने में, या फिर हमारी प्रिपरेशन में थोड़ी सी कमी रह जाती है। तो इसे हम लोग दूर करेंगे। चलिए देखते एक एक करके वो मिस्टेक्स क्या है जिसे हम लोगों को समझना है और इसे अपनी स्टडी में सुधार करना है और इसे दूर करना है। तो स्टेप नंबर, या फिर हम इसे कह सकते हैं स्टेप नंबर 1 या फिर मिस्टेक नंबर 1, जो जनरल विद्यार्थी करता ही करता है वो है पेपर में गए बराबर पूरा पेपर देख लेता है और पूरा ब्लैंक हो जाता है। जैसे ही विद्यार्थी पूरा पेपर देखता है उसके दिमाग में पूरे प्रश्नों के हल, उनके आंसर उसके दिमाग में चलने लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है कि विद्यार्थी स्टक हो जाते हैं, अरे ये तो मैंने पढ़ा, ये भी मैंने पढ़ा, ये भी मैंने पढ़ा, इसका सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन है, ये तो मैं लिख लूंगा। जब वो पूरे 10 20 50 जो भी क्वेश्चन होते हैं, 50 मार्क्स 100 मार्क्स का जो भी आपका पेपर होता है, जैसे ही वो देखता है पलट के पूरे क्वेश्चन देख लेता है, फिर जब वो लिखने जाता है, अरे मैंने क्या लिखना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, वहाँ पे वो ब्लैंक हो जाता है। तो सबसे पहली गलती, आप लोग जब क्वेश्चन पेपर पूरा देखते हैं ना, वही आपकी गलती होती है। आप लोगों को ऐसा लगता है नहीं मैं पहले पूरे देख लेता हूँ कि पहले कौन से 40 क्वेश्चन दिए गए हैं और उस 40 क्वेश्चन के अनुसार फिर मैं इनमें आंसरिंग करूंगा, जो जो मुझे आएंगे वो उसके क्वेश्चन के आंसर में लिखूंगा। तो सबसे पहली बात यहाँ पे मैं लिखते भी जाऊंगा, आप जो लिख रहा हूँ मैं इसे आप नोट डाउन भी कर सकते हैं कि पहली मिस्टेक नंबर वन, फुल पेपर एनालिसिस करना। अब कई सारे विद्यार्थी ऐसा कहेंगे सर बहुत सारे टीचर्स हमें ये बताते हैं कि पहले पूरा पेपर देख लो, उसमें से जो जो आता है वो करो। मेरा ये गणित नहीं है। मेरा गणित ये है कि भैया कभी पूरा पेपर देखना ही नहीं, ब्लैंक हो जाते हैं इंसान। ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ होता है। तो जो कॉन्फिडेंस के साथ जाता है ना, जो पूरा पढ़ा हुआ होता है उसके साथ तो होता ही होता है। कभी भी पूरा पेपर देखना नहीं है। अब हम लोग कैसे करेंगे इसका मैं सोल्यूशन बता देता हूँ। ये पहली मिस्टेक हम लोगों ने देखी, इसका हम लोग सोल्यूशन भी देखते जाएंगे। कुछ मिस्टेक्स, कुछ उनके सोल्यूशन, मिस्टेक्स उनके सोल्यूशन। तो जैसे आपको ये मिस्टेक समझ में आ रही है अभी, अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं तो सोल्यूशन क्या होगा, वन बाय वन। जैसे कि उदाहरण के तौर पर क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, 5 क्वेश्चन आपके पेपर में दिए गए। उदाहरण एक एग्जांपल से आप लोग समझ लीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है तो करेंगे, नहीं आ रहा है तो चुपचाप क्वेश्चन नंबर 2 में चले जाएंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है तो करेंगे, नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन नंबर 3 में चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है तो करेंगे, नहीं तो क्वेश्चन नंबर 4 में चले जाए। जनरली अब अपन ने पढ़ाई की है तो आना ही आना है। 1 नहीं आएगा तो 2 आएगा, 2 नहीं आएगा तो 3 तो आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। तो ऐसा हम लोग देखेंगे कि 5 में से कोई 3, कोई 4 या 5 के 5 भी आप कर सकते हैं। तो एक एक करके नीचे नज़र घुमाते चले जाना है और इसे सॉल्व करना है। ये आपको पहली गलती नहीं करनी है, जो कि बहुत खास होती है पेपर में। पूरा पेपर नहीं देखना है, एनालिसिस करने नहीं जाना है हमन को कि आता ये कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, नहीं। एग्जाम टाइम पे कूल रहना है। ठीक है। दूसरी गलती जो बच्चे करते हैं वो रैंडम क्वेश्चंस को करना, रैंडम क्वेश्चन को पिक करना और रैंडम उसको सॉल्व करते रहना। जैसे कि आपने कभी अगर क्वेश्चन 1 आ गया आपको, फिर आप देखेंगे अरे मुझे तो क्वेश्चन 3 आ रहा है, फिर क्वेश्चन 5 सॉल्व करना। तो इससे क्या होता है ना, जो पेपर चेक करने वाले टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चलता है कि भैया क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 इस तरीके से हमें चेक करना है। और
क्रमबद्ध तरीके से, लयबद्ध तरीके से ही लिखना भी पड़ता है, चेकिंग भी उसी तरीके से होती है। तो विद्यार्थी जब आड़ा टेढ़ा लिखता है, कभी क्वेश्चन 5 पहले लिख दिया, फिर 1 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया, तो जब इस तरीके से रैंडम आड़े टेढ़े प्रश्न जब सॉल्व किए जाते हैं तब गलती बहुत ज़्यादा हो जाती है। और फिर पेपर चेक होते समय इसका खामियाजा न भुगतना पड़ता है कि उसे चेक करने में जो एग्जामिनर है, जो पेपर चेक करता है, उसे चेक करने में भी काफ़ी दिक्कत आती है। तो विद्यार्थी कहीं ना कहीं वहाँ पे भी हमारे मार्क्स कटते हैं। तो इसे हम लोगों को नहीं करना है, रैंडम क्वेश्चन नहीं करना है। दूसरी चीज़ आप रिलेट करते हुए चले, तीसरा पॉइंट जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हम लोग पेपर, अगर आपका उदाहरण 50 मार्क का पेपर है, तो कई बार मैंने विद्यार्थियों को देखा है, सर हम लोगों ने 50 में से 20 मार्क्स पासिंग है या 60 में से 25 नंबर पासिंग है, तो हमने तो 60 में से 40 का सॉल्व किया, हमने 60 में से 30 का सॉल्व किया, 5 नंबर कट कुट के इधर उधर से कहीं ना कहीं हमको 30 नंबर 25 नंबर तो मिल ही जाएंगे। तो ये जो आप लोगों की जो बार्गेनिंग होती है ना, ऐसा लगता है कि आप सब्जी मार्केट में खड़े हैं और सब्जी मार्केट में खड़े होने के बाद, सर या काका भिंडी जो 10 रुपये की भिंडी है वो 5 रुपये में लगाओ, 20 रुपये किलो टमाटर 10 रुपये में लगाओ। ऐसा नहीं होता। अगर आपकी एग्जाम 60 मार्क की है तो आपकी प्रिपरेशन भी तो 60 नंबर की होनी चाहिए। आप क्यों 60 में से 40 नंबर का पेपर लिख के आ रहे हैं भाई? 60 में से 20 नंबर का पेपर क्यों लिख के आ रहे हैं? अब अगर आपने 60 में से 40 नंबर का पेपर लिखा तो क्या उसमें कुछ गलती नहीं होगी? क्या उसमें मार्क्स नहीं कटेंगे? कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कॉन्फिडेंस की वजह से कि नहीं, हमने पूरा सही लिख के आया है। जब मार्क्स कटते तो ऐसा, अरे ये स्टेप छोटी सी, अरे मेरे से ये रह गई, अरे ये प्लस के जगह थोड़ा सा माइनस हो गया, या इनटू के जगह थोड़ा सा प्लस माइनस में गलती हो गई। तो ये जो छोटी छोटी गलतियां है ना, इसे सुधार करना है। तो तीसरे नंबर पॉइंट पे मैं वही लिख रहा हूँ, छोटी छोटी गलतियों को सुधारो, ठीक है। निग्लेक्ट स्मॉल मिस्टेक्स, ठीक है। दूसरी चीज इसी में मैंने एक और चीज बता दिया आपको, एक और चीज बता दी। क्या बता दिया बच्चों? फुल, जब भी अगर आपका 60 मार्क का पेपर उदाहरण, ठीक है, तो पूरा पूरा सॉल्व करना है, सॉल्व फुल पेपर, ठीक है। ऐसा नहीं कि आधा पेपर सॉल्व करना है, 50 मार्क का पेपर है तो 25 मार्क का सॉल्व कर गया है, ऐसा नहीं करना है। तो पढ़ाई भी हमें पूरी करनी चाहिए, पूरे सिलेबस भी, जो भी आपको सिलेबस दिया गया है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा सॉल्व फुल पेपर या फिर कवर फुल सिलेबस, कवर फुल सिलेबस। यहाँ पे आपको अपना पूरा सिलेबस कवर करना है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमने तो बहुत सारे वीडियोस देखे हैं कि 50% 60% सिलेबस पे भी बच्चे पास होते हैं। बिल्कुल होते होंगे, लेकिन आप उसमें परफेक्शन की ओर जाते हैं या नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है। उदाहरण के तौर पे अगर आपके एग्जामिनेशन में 4 यूनिट आने वाले हैं, 4 चैप्टर आने वाले हैं, 4 यूनिट आने वाले हैं, 4 चैप्टर आने वाले, और आपने पढ़ के गए 2 यूनिट पढ़ के गए। अब बीएससी मैथमेटिक्स में क्या होता है ना बच्चों, आपको सभी को पता है 60 मार्क का आपका पेपर आता है। तो 4 यूनिट है तो आप हर एक यूनिट 15-15 मार्क का आता है, 15-15 मार्क का। आप कहेंगे सर हमने 2 यूनिट पढ़ लिए, 15-15 मार्क, 30 मार्क हमारे कवर हो गए। फिर वही गलती हम लोग कर बैठते हैं कि जब भी हमें पेपर आए, तो बच्चों पेपर का मतलब ये नहीं होता है ना कि आप अपने हिसाब से पेपर देने जाएं। पेपर का मतलब होता है जो सेट किया गया है, जो हमारी परीक्षा है, उसे हम थोड़ा सा सीरियसली लें, उसके बारे में सोचे कि हम ये क्या कर रहे हैं, कि हम 15-15 मार्क हम इस तरीके से बार्गेनिंग क्यों कर रहे हैं अपनी एग्जामिनेशन में। तो कहीं ना कहीं इस बारे में हमें ख्याल रखना है कि पूरा पढ़ना है और पूरा 60 मार्क का पेपर सॉल्व करना है। और फिर उसमें से अगर हम 100 मार्क का, बच्चों देखो ये होता है ना कि जब हम 100% या 90% का सोचते हैं तो हमें 70% मिलते हैं, 80% मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन जिस लेवल की होती है और हम लोग मेहनत जिस लेवल की करते हैं ना, उसमें गैप होती है। तो इस गैप को फुल करना है, इस गैप को भरना है हमें। तो एक्सपेक्टेशन और मेहनत दोनों लेवल पे रहे, इतनी हमें कड़ी मेहनत करनी है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का कि आप मैनेजमेंट नहीं करते। भैया एग्जाम में गए, अफरा तफरी, जैसे आपने 5 क्वेश्चन दिए, आपने 1 2 3 क्वेश्चन कर लिए बहुत अच्छे से, और टाइम आपका निकल गया, 3 घंटे आपको टाइम दिए, अरे बाप रे बाप 2.5 घंटे निकल गए। फिर आपको टेंशन बढ़ जाता है, आधे घंटे में हम लोग कैसे इतना सारा बाकी के 2 क्वेश्चन कैसे करेंगे, या बाकी के बहुत सारे हमारे तो रह गए। तो ये जो अफरा तफरी वाला माहौल है ना, ये जो आप
अननेसेसरी जो अपने दिमाग में हेडेक लेकर बैठे हुए हैं ना एग्जामिनेशन में, या जो मैनेजमेंट ना आप कर रहे हैं ना, जो आपका ये जो मिस मैनेजमेंट है ये आपको लेकर डूब जाता है। तो मैनेजमेंट सुधारो। तो आपके एग्जामिनेशन में क्या होना चाहिए? आपका मैनेजमेंट। किस चीज के लिए? मैनेजमेंट भाई, बराबर है ना? मैनेजमेंट भैया, मैनेजमेंट क्या? मैनेजमेंट टाइमिंग का मैनेजमेंट होना चाहिए। क्वेश्चंस आप लोगों को किस तरीके से सॉल्व करने हैं? क्वेश्चन आपको क्रमबद्ध एक के बाद एक सॉल्व करना है, पूरा पेपर चेक नहीं करना है, रैंडम क्वेश्चंस नहीं उठाने हैं, स्मॉल छोटी छोटी मिस्टेक प्लस माइनस इनटू डिवाइड इसे हम लोगों को नहीं करना है। जब भी आपका पेपर आपका लिख के हो जाए, पहला भी क्वेश्चन अगर आपका लिख के हो जाए तो एक बार जरूर से उसको देख लीजिए कि आपने पूरा पढ़ लीजिए कि क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप उसका आंसर पढ़ लीजिए, उस आंसर को आपने बराबर लिखा है कि नहीं। शायद कुछ और आपके दिमाग में आ जाए। अगर डिस्क्रिप्शन वाले पेपर है, अगर मैथमेटिक्स वाला पेपर है, तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि आपने कहीं रीजन तो नहीं दिया है कि ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ है तो चलो मैं इसको यहाँ पे रीजन दे देता हूँ, या फिर ये स्टेप अरे यहाँ पे ये रह गए, अरे चलो प्लस का माइनस हो गया। तो जब भी आप क्वेश्चन का सोल्यूशन लिखे तो एक बार उसको उस सोल्यूशन को पढ़ ले, फिर आगे बढ़े, ठीक है? उसके बाद सॉल्व फुल पेपर। कभी भी कोशिश करें कि पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करें, सिलेबस पूरा कवर करके हमको एग्जामिनेशन में जाना है। मैनेजमेंट अपना टाइम का होना चाहिए कि हमें कितने टाइम पे कितने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि एक टाइम लिमिट के आधार पर ही हम अपने प्रश्नों को सॉल्व कर पाते हैं, और करना भी चाहिए। इसके बाद बच्चों में इंपॉर्टेंट है कुछ यहाँ पे नंबर 6। इसमें बच्चे बहुत बार गलतियां कर देते हैं। क्या गलतियां कर देते हैं? कहीं ना कहीं आप बच्चे जो एग्जामिनेशन में जा रहे हैं, एग्जाम टाइम के जस्ट पहले 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे पहले बहुत बच्चों को बहुत पढ़ने की आदत होती है। नहीं, मेरा ये कवर होने का है, ये क्वेश्चन मेरे रह गए हैं, इसे भी मुझे पढ़ना है, इसे भी मुझे पढ़ना है। इस चैप्टर के मैंने 100 में से 80 पेज पढ़ लिए, 20 पेज मेरे पढ़ने के बाकी है, शायद इसमें से पेपर आ जाए तो मैं ये 20 क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ या 20 पेज पढ़ लेता हूँ। इसमें आपकी सबसे बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि टाइम पे जब आप इसे लर्न करने बैठते हैं तो जो 80% आप लोगों ने बच्चों पढ़ा हुआ है, जो आपने ऑलरेडी लर्न किया हुआ है, जो आपके दिमाग में फिट है, कहीं ना कहीं वो उसमें आप कहेंगे कि उसके साथ इसका कोलैप्स होने लग जाता है। 20% के चक्कर में हम उस 80% को भूल जाते हैं। तो एग्जाम टाइम पे कभी भी ओवर लर्निंग या सब कुछ पढ़ने की आदत को अवॉइड कर देना है आपको, ठीक है? तो ओवर रीडिंग नहीं करनी है। तो यहाँ पे ओवर रीडिंग को अवॉइड करें, ये बात बच्चों में आपको कहना चाहूँगा। यहाँ तक ओवर रीडिंग भी हो गया। हाँ, एक और चीज़ मेरे जो दिमाग में है, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के साथ इसे भी साझा करना चाहिए, वो है बच्चों एग्ज़ाम टाइम पे एंग्जाइटी, टेंशन, लूज कॉन्फिडेंस को महसूस करना। और ये सब होगा जब हम इन्हीं कुछ में से गलतियां कर रहे होंगे, जब हमारा सिलेबस पूरा कवर नहीं हो रहा होगा। तो अगर आपका सिलेबस पूरा कवर नहीं भी हुआ है, मान के चलो आपने कोई गलतियां नहीं की है और आपके पास 5 चैप्टर थे या 10 चैप्टर थे, 10 में से आपकी 5 ही चैप्टर पे पढ़ाई हुई है। अब टाइम पे ओवर रीडिंग तो करना है नहीं, तो क्या करें सर? बाकी के 5 चैप्टर आपने कहा कि पूरा फुल सिलेबस। तो हमें अपना एटीट्यूड ऐसा रखना है, ऐसी आपकी स्टडी होनी चाहिए कि अगर आपने 10 में से 5 ही चैप्टर पढ़े हैं तो उस 5 चैप्टर में से कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, कितने भी हार्ड लेवल का प्रश्न क्यों ना पूछ लिया जाए, आप उसे सॉल्व कर कर ही आएंगे। ये लेवल का आपका प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो कोशिश करेंगे इस चीज को अमल में लाने की। भले आप 50% करें, 60% करें। तो जो आप लोग सुनते हैं कि 50%, 60%, 70% में इन्होंने एग्जाम निकाल ली, निकलती है। क्यों नहीं निकलती? एग्जाम निकलती है, लेकिन उसे हमें ऐसा करना है 10 में से 5 चैप्टर करने हैं, लेकिन इतने डीप में करने हैं कि उस पर मास्टरी कर लेनी है। एनी क्वेश्चन, कोई भी प्रश्न आ जाए वो छूटना नहीं चाहिए। तो बच्चों, ये मेरे तरफ से आप लोगों को सलाह है कि जब आप एग्जामिनेशन में जाएंगे ना, उस कॉन्फिडेंस से जाएंगे, अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखेंगे कि जो भी मैं लिख रहा हूँ बहुत सही लिख रहा हूँ, बेस्ट लिख रहा हूँ, बहुत अच्छा लिख रहा हूँ। और एग्जामिनेशन में बहुत लोग बोलते हैं सेवा भाव, सेवा 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 किसकी? मेरा दोस्त है, मैं इसको 2 प्रश्न बता देता हूँ, मुझे नहीं आ रहा है, मैं किसी से 2 प्रश्न पूछ लेता हूँ। ये जो बताना और पूछने वाली जो कंडीशन है ना, ये बिल्कुल आपके एग्जामिनेशन में नहीं होनी चाहिए।
इससे आपको जो एग्जामिनर होता है, एग्जाम लेने वाले जो शिक्षक होते हैं, वो आपको रूम से उठा के भगा देंगे और आपका पेपर धरा का धरा रह जाएगा। तो हमें कोशिश करना है कि ना पेपर में हमें किसी से पूछने की ज़रूरत पड़े, ना किसी को बताना है। अपने ऊपर विश्वास रखना है। मैंने जितना पढ़ा है, भले 50% पढ़ा है, 80% पढ़ा है, 70% पढ़ा है, पूरी मेहनत से पढ़ा है और इस पे जो प्रश्न आएंगे मैं उसे पूरा का पूरा सॉल्व करूंगा, जी जान लगा के आज पेपर देकर आऊँगा। तो ये कॉन्फिडेंस बच्चों आप लोगों में होना चाहिए। तो आज के वीडियो में मैंने जो टॉपिक्स, जो मिस्टेक्स, टॉपिक का मतलब यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा जो मिस्टेक्स आप लोगों से हो जाती है पेपर में, उनके ऊपर हम लोगों ने थोड़ा सा प्रकाश डाला है। आशा करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आया होगा, बुद्धि चली होगी थोड़ी सी कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। यदि आप इसमें से और कुछ चाहते हैं कि कोई एक टॉपिक या एक लाइन या मिस्टेक के ऊपर जो गलतियां है, कुछ छूट रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं उस पर एक रिसर्च करके फिर से एक वीडियो लेकर आऊँ आप लोगों के लिए और आपके डाउट्स क्लियर कर सकूँ। आशा करता हूँ कि आज के लेक्चर में मैंने जो आप लोगों को समझाया है वो आपको समझ में आया होगा और थोड़ी सी बुद्धि खुली होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। धन्यवाद आप सभी का।